we are going to study about the occurrence, the electronic configuration of those groups, the atomic and physical properties of those groups, the anomalous behavior. Anomalous मतलब जो कि normal से अलग behavior होता है. The anomalous behavior of oxygen and fluorine, the chemical properties of these elements, their entropy यानी कि जो उसके variants है ना? And oxoacids, oxygen and compounds of oxygen, compounds of sulfur, chlorine, and let's see what else is there. इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. तो इंटरहैलोजन मतलब कंपाउंड्स के हैलोजन कंपाउंड्स के बीच में जो ये बनता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है हैलोजन जो होते हैं उनके पास एबिलिटी नहीं होती है इलेक्ट्रॉन शेयर करने की, क्योंकि उनके ऑक्साइड्स पूरे होते हैं. याद है नहीं है? हाँ, हैलोजन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? हाँ, तो अब उनके बीच में भी कंपाउंड्स कैसे बनते हैं और जेनॉन के कौन से कंपाउंड्स है, हम ये आज के इसमें स्टडी करेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट मी जस्ट गेट दिस नोट्स हियर रियल क्विकली. आपके टेक्स्ट बुक में 16, 17, 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. ओपन योर टेक्स्ट बुक्स, गेट टू दैट पेज जहाँ पे वो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं. पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है हम लोग समझना है. देखो, राइट साइड जो पीरियोडिक टेबल है उसके ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के जो है उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. कौन से 13 से लेके 18 के. और जो एलिमेंट्स 3, 4, 5 ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके पास 3, 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आखिरी शेल में. अभी हमको किसके बारे में बात करना है? हमको 16, 17 और 18 के बारे में बात करना है. ठीक है, इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है ns2np126. ns2np126 क्लोजर है. यहाँ पे ध्यान दो, फेसबुक देखो तो तुम सुनते नहीं हो यार. ध्यान दो, मेरे फेस पे ध्यान दो. इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ns2np126. ns2np126 क्या होता है? यानी कि कितने उसके प्रोटॉन्स है, कितने उसके इलेक्ट्रॉन्स है, 1 to 6 के रेशियो में रहेंगे. यानी कि कितने लास्ट शेल्स में कितने होंगे? 6, 7 या 8. क्या होंगे? 6, 7 या 8. अब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? यानी कि अभी आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है लेफ्ट से राइट में बढ़ती है. बराबर, लेफ्ट में लोएस्ट है, राइट में हाईएस्ट है. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट से राइट में बढ़ती है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी उसी तरह से है और ऊपर से नीचे कम होती है. ये भी आप लोगों को पता है. जैसे पीरियोडिक टेबल में कोई भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे कम होती है, लेफ्ट से राइट में बढ़ती है. ग्रुप 15 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक्सेप्शनली लो वैल्यू है इसका. ये इसकी वजह से होता है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है और इसके वजह से वो ग्रुप 18 में यानी कि जहाँ पे नोबल गैसेस हैं वहां पे भी जीरो एफिनिटी होती है, क्योंकि उसके ऑक्टेट पूरी तरह से कंप्लीट है. यानी कि उसको किसी और इसकी जरूरत नहीं है. आप लोग को ऑलरेडी ये चीज पता है कि कोई भी एलिमेंट का एटम जो है वो शेयरिंग इसीलिए करता है क्योंकि उसको स्टेबल एलिमेंट क्रिएट करना है. बराबर, उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है. बट ग्रुप 18 में क्या प्रॉब्लम है? ग्रुप 18 का ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है, तो वो क्या करे? उसका कोई लेना देना नहीं है.
अच्छा, आप लोग को ये भी मालूम है ना कि कहाँ तक मेटल से कहाँ तक नॉन मेटल से, लेफ्ट साइड जो है आपका पीरियोडिक टेबल का नॉन मेटल से फुल है, और राइट साइड क्या है, मेटल से, और बीच में आपके मेटलॉइड्स है। तो मेटालिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, एटम्स के साइज पे और उनकी आयोनाइजेशन की एनर्जी पे। किस पे, मेटल्स के साइज पे और उनकी आयोनाइजेशन की एनर्जी पे। जितने एलिमेंट्स का बड़ा साइज होगा उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, उसका उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा। अगर आप ये सारे फैक्टर्स को एक साथ रखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि जो भी पी ब्लॉक के लेफ्ट कॉर्नर में है और जिसके नॉन मेटालिक एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग है, वो राइट कॉर्नर पे रहते हैं। यानी कि लेफ्ट कॉर्नर पे कौन से होते हैं, जहाँ पे साइज बड़ा है और आयनाइजेशन एनर्जी कम है, और राइट कॉर्नर पे कौन से होते हैं जिनका नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जो है वो सब राइट कॉर्नर पे आते हैं। और एक डायगोनल स्ट्रिप यानी ऐसी टेढ़ी सी स्ट्रिप है, स्टेप जैसी है, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रिंटेड उसमें भी देखा होगा, ऐसे एक स्टेप जैसा बनता है, बराबर। तो ये जो स्टेप जैसा बनता है ये दोनों को बीच बीच में बांटता है, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि सिलिकॉन हो गया और ये सब जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज हैं, मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी। अब आते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे। किस पे, ऑक्सीडेशन स्टेट पे। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है मेरे को बताइएगा मेरे को, ऑक्सीडेशन क्या होता है यार, बराबर, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। इसका एक और बात है, ऑक्सीजन ऐड होना खाली नहीं होता, याद करो जो अपन ने पढ़ा था, यस, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन लूज हो, दोनों केस में हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब क्या, जहां ऑक्सीजन ऐड होता है उसको हम क्या कहते हैं, और नेगेटिव क्या, जहां हाइड्रोजन लूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव। तो पी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन अलग अलग होता है, और ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह का उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितना प्रीडोमिनेंट है कितना नहीं है। अभी पी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एक तो उसका एटॉमिक रेडियाई जो है वो लेफ्ट से राइट, बाहर से टीचर आने वाली ग्रुप पे मैसेज है। अच्छा, पी ब्लॉक के जो टेबुलर फॉर्म है उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मैं आप लोगों को ग्रुप पे भेजूंगा, जो मैं जहां से पढ़ रहा हूँ ना ये मैं लिंक आपको ग्रुप में भेजूंगा, प्लीज इसको स्टडी करें, आपके टेक्स्ट में भी होगा शायद। इसमें एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज होता है लेफ्ट से राइट। एटॉमिक रेडियस यानी कि एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, जो एटम का रेडियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं, बराबर। तो एटॉमिक रेडियस कहाँ से डिक्रीज होता है, लेफ्ट से लेके राइट पे, और कहाँ पे बढ़ता है, टॉप से बॉटम में, टॉप से बॉटम में बढ़ता है, लेफ्ट से राइट में डिक्रीज होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि कितने आयंस बन सकते हैं, कितना पोटेंशियल है इसके आयंस बनाने के, ये जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ये बढ़ता है लेफ्ट से राइट में और कम होता है टॉप से बॉटम में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, ये बढ़ती कहां पे है, लेफ्ट से राइट बढ़ती है, और कम कम कैसे होती है, टॉप से बॉटम कम होती है। एक चीज आप लोग को समझ लो, जो चीज लेफ्ट से राइट बढ़ेगी वो टॉप से बॉटम कम होगी, जो लेफ्ट से राइट कम होगी वो टॉप से बॉटम बढ़ेगी। अगर आपको लेफ्ट से राइट याद है तो टॉप से बॉटम अपने आप याद हो जाएगा। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस? अगर आपको लेफ्ट से राइट याद है तो टॉप से बॉटम भी आपको अपने आप समझ जाएगा। मेटालिक कैरेक्टर आप लोग ने ऑलरेडी देखा है कि वो कम होता है लेफ्ट से राइट में, यानी कि वो बढ़ता है टॉप से बॉटम में, ठीक है। अब आएंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पे, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो वो लेफ्ट से राइट बढ़ती है, टॉप से बॉटम कम होती है, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो लेफ्ट से राइट कम होती है और टॉप से बॉटम बढ़ती है। मुझे रिड्यूसिंग कौन बताएगा, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन आप लोगों ने बताया, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन लूज होता है और हाइड्रोजन गेन होता है, तो उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा। रिडक्शन में पॉजिटिव क्या होगा, हाइड्रोजन का गेन होना, और नेगेटिव क्या होगा, वेरी गुड। फिफ्टीन नहीं है ना आप लोग को, 16, 17, 18 ही है ना खाली, तो नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं है ना। We don't have 15 on this, no? We only have 16, 17, 18, right? Yes.
सो एनी क्वेश्चन सो फार? मैंने जो भी बताया उस पर कोई क्वेश्चन है रिडक्शन पे या फिर ऑक्सीडेशन पे या फिर किस तरह से वो मूव हो रहा है टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, इसके कोई डाउट गाइस? So this P block 16 group is what is called as the oxygen family. What is it called? Oxygen. It has oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, and they are collectively known as chalcogens. What are they called as? Chalcogens. Or they are also called as ore forming elements. Ore forming elements. ओर क्या होता है आप लोगों को पता है? मेटल जो है वो इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स रहता है तो उसको ओर कहते हैं। जैसे बॉक्साइट या एल्यूमिना जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है, आयरन ओर है, ऐसे अलग अलग ओर्स होते हैं। यहाँ पे मेटल जो होता है वो इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स रहता है तो उसका ओर फॉर्म होता है। अगली, तो इस सिचुएशन में इनको हम ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स कहते हैं। इसमें जो पहले 4 मेंबर हैं वो नॉन मेटल्स है और पोलोनियम जो है उसका मेटालिक कैरेक्टर है, वो रेडियो एक्टिव है। तो अब ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन का जो नाम आया है वो आता है ऑक्सीज प्लस जीन्स। ऑक्सीज प्लस जीन्स, ऑक्सीज मतलब एसिड, जीन्स मतलब फॉर्मर, यानी एसिड फॉर्मर, यानी जो एसिड बनाता है। इसको डिस्कवर किया था 1772 में शेल ने और फिर अलग से प्रिस्टेली ने 1774 में। ऑक्सीजन जो है सबसे कॉमन एलिमेंट है अर्थ के क्रस्ट में और 20% एयर का हिस्सा है जो हम सांस लेते हैं। ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे गैस है, कलरलेस है, ओडरलेस है और टेस्टलेस है, यानी ना दिखेगा, ना स्मेल आएगा, ना टेस्ट आएगा। लिक्विड ऑक्सीजन का थोड़ा सा हल्का हल्का नीला कलर होता है और ऑक्सीजन जो है वो 2 एलोट्रोप में फॉर्म होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन एयर में जो है वो O2 है, यानी कि 2 ऑक्सीजन आइटम्स एक साथ रहते हैं। आप लोगों को पता है क्यों 2 ऑक्सीजन आइटम्स रहते हैं? याद है? नहीं है, भूल गए? 10th में पढ़े थे हम लोग। ऑक्सीजन का कितना वैलेंसी है? ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है? 6। 2 चले गए उसके के शेल में, बचा कितना? 4। 4 किधर बचे उसके? एल शेल में। कार्बन का 6 है ना? कार्बन का 6 है चाचा, कॉन्फिडेंस से बोला, चालू कर। कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 8 है। कार्बन का 6 है ना? हाँ, फिर नाइट्रोजन 7, तो क्या हो गया? वो हीलियम ऐसा मत करो। तो 2 उसके चले गए के शेल में, बचा कितना? 6। अब ये 6 जो बचे हैं वो कैसे ये करेगा? तो वो 4 का ये कर बना लेता है जिसकी वजह से उसके डबल बॉन्ड्स क्रिएट हो जाते हैं और उसके वजह से उसका ऑक्टेट पूरा होता है। इसके लिए ऑक्सीजन जो है वो O2 फॉर्म में रहता है या फिर ऑक्साइड जो है वो O3 फॉर्म में होता है। ये उसके क्या है? अलग अलग एलोट्रोप्स है। क्या है? ओजोन जो एयर में है बहुत रिएक्टिव है और उसको ब्लीचिंग या डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज किया जाता है। ये हो गया ऑक्सीजन। सल्फर को एलिमेंट बनाया गया 1777 में, लैवोइसियर ने बताया गया कि एक एलिमेंट है। प्योर सल्फर टेस्टलेस होता है, ओडरलेस होता है और उसका एक येलो कलर होता है। लेकिन ये सल्फर जो है यूनिवर्स में 10वां सबसे ज्यादा पाया गया एलिमेंट है। ये 3 फॉर्म में होता है, 2 क्रिस्टलीन है और एक एमॉर्फस है। क्रिस्टलीन मतलब आप लोगों को पता है जो क्रिस्टल्स फॉर्म करता है, समझ रहा है? नहीं समझ रहा है? और एक एमॉर्फस है। सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कंपाउंड जो सल्फर का यूज किया जाता है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2SO4। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 उसको ब्लीचिंग और रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं। SO2 का जो गैस है वो वाटर वेपर से रिएक्ट करता है हवा के अंदर और उसके थ्रू एक वीक एसिड बनाता है जिसको हम कहते हैं सल्फरस एसिड H2SO3।
जिसकी वजह से एसिड रेन होता है। एसिड रेन आप लोगों को पता है ना, हाँ, जो मार्बल जो है पीला पड़ जाता है। हाँ, H2SO3 है, वो एक वीक एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनफैक्ट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपके हाथ पे गिर जाए तो आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, यही कारण है कि मार्केट में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बेचने की परमिशन नहीं है, डाइल्यूटेड ही मिलेगा, और वो भी अभी बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर किया जाता है। अगला है टेलुरियम TE। इसको डिस्कवर किया था वॉन राइटरस्टाइन ने 1782 में। ये एक ब्रिटल मेटलॉइड है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों का मिक्सचर है, मेटलॉइड है, ब्रिटल है यानी आसानी से टूट जाता है। ये थोड़ा सा मुश्किल है मिलने के लिए। इसका नाम लैटिन टेलस से पड़ा, टेलस मतलब अर्थ होता है। टेलेरियम जो है उसको किसी मेटल्स के साथ अलॉय करके बना सकते हैं ताकि वो मशीन या किसी अलग इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज किया जाए। पोलोनियम PO, इसको डिस्कवर किया गया था 1898 में मैरी क्यूरी के नाम पे, और इनको उसके देश के नाम पे, पोलैंड के नाम पे पोलोनियम नाम दिया है। ये रेडियो एक्टिव होने के बावजूद इसका कमर्शियल यूज है। इसको लैब में बनाया जाता है, ना कि इसको मिनरल से निकाला जाता है, यानी कि पूरी की पूरी तरह से लैबोरेटरी में बनाया जाता है। सो किसने डिस्कवर किया? मैरी क्यूरी ने, जिसने रेडियम भी इन्वेंट किया था। ठीक है, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है He2S2 2p4, सल्फर का Ne3S2 3p4, सेलेनियम का Ar4S2 4p4, टेलेरियम का Kr 5S2 5p4 और पोलोनियम का 6S2 6p4। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 -2 +4 +6 +4 +6 इस हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, विदाउट ये सारी चीजें मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा, टेंशन मत। अब ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं इनका कई हद तक वेरिएशन होता है। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों रिएक्टिव हैं, और ये रिएक्टिविटी जो है वो ग्रुप में नीचे नीचे जाते जाते बदलती है। ऑक्सीजन ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। ये लोग हाइड्राइड बनाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के साथ मिक्स होकर अपने कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इसके H2O यानी कि पानी, H2S, H2Se, H2Pe, H2PO, H2O कैसे बनता है? हाइड्रोजन को हीट करके ऑक्सीजन के साथ, और उसी तरह बाकी के हाइड्राइड्स भी बन सकते हैं, मेटल सल्फाइड्स बन सकते हैं, सेलेनॉइड्स बन सकते हैं, फ्लोराइड्स बन सकते हैं। जैसे कि Na2S + H2SO4 will give you Na2SO4 + H2S। यहाँ पे आपको समझना है कि इनका फिजिकल नेचर, एसिडिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ये सब डिपेंड करता है कि इसके किस तरह के रिएक्शंस होते हैं, इनका नेचर किस तरह का होता है। ये कंबस्टिबल होते हैं, इनका डिकम्पोजिशन पॉसिबल है, इनका नेचर रिड्यूसिंग होता है, एसिडिक होता है, और साथ साथ में ये कई सारे मेटल्स और मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट भी करते हैं। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि 2Na + H2S जो है वो आपको Na2S + H2 देगा। Cu + H2S जो है वो आपको CuS + H2 देगा। CaO + H2S जो है वो आपको CaS + H2O देगा, और ZnO + H2S जो है वो आपको ZnS + H2O देगा। ठीक है, मुझे आप लोग बताइए कि ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है वो लिक्विड है, लेकिन सल्फर का हाइड्राइड गैस है। ऑक्सीजन का हाइड्राइड क्या है? H2O, पानी, लिक्विड है, और सल्फर का हाइड्राइड H2S, सल्फर डाइहाइड्राइड, वो गैस है। क्यों ऐसा होता है? एनीवन कैन थिंक? क्योंकि ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है, हाइड्रोजन अकेला नहीं रह सकता, और सल्फर अकेले अकेले रह सकता है। तो यानी कि सल्फर के जो आयन्स है वो सेपरेट रहते हैं, रेयर रहते हैं, जिसकी वजह से वो गैस के फॉर्म में है। बट हाइड्रोजन के जो आयन्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, आपके